बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 इम्यूनोलॉजी। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसमें हमारा मोस्टली क्वेश्चन आ जाता होता है। एक इसका क्वेश्चन आना होता है इसमें से ना, इम्यूनोलॉजी में से। तो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स इन्वेडिंग एजेंट। आगे इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इट इज़ आल्सो डिफाइंड द नॉन ससेप्टेबिलिटी टू ए गिवन डिजीज़ और ए गिवन ऑर्गेनिज्म। ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी की टाइप्स कितनी हैं? सिंपली अगर हम देखें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्वायर्ड भी हो सकती है, नेचुरल आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जो दो में हम डिवाइड करते हैं, एक तो हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। अब क्या होता है कि जो नेचुरल एक्टिव होती है वो हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी हमारे पास डेवलप होती है वो नेचुरल एक्टिव है। और जो नेचुरल पैसिव है वो जो मदर से जो एंटीबॉडीज़ आती हैं वो नेचुरल पैसिव में आती हैं। जो एक्वायर्ड है या आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव जो है वो जब हम इम्यूनाइजेशन करते हैं तो एंटीजन देते हैं इनएक्टिव, तो फिर वो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। तो ये एक्वायर्ड एक्टिव है। और एक्वायर्ड जो पैसिव है जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलेंस देते हैं या एंटीसीरा देते हैं, तो हम बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं, वो एक्वायर्ड पैसिव है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन आसान सी है। इधर जो लिखे वो उसमें क्या है, इननेट या नॉन स्पेसिफिक। अब जो होती है इननेट या बाय बर्थ या नॉन स्पेसिफिक, तो ये हर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स होती है। और जो एक्वायर्ड होती है ये स्पेसिफिक होती है और आफ्टर एक्सपोजर टू एजेंट है, और ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स तक महदूद है। बाकी वही एक्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन के बाद नेचुरली आर्टिफिशियल भी हो सकती है, पैसिव इम्यूनिटी। ये सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन याद रखनी ठीक है। आगे हमारे पास एक चीज़ है कि IgG इम्यूनोग्लोबुलेंस एंड एंटीसीरा बोथ आर एंटीबॉडीज बट इम्यूनोग्लोबुलेंस आर टेकन फ्रॉम ह्यूमन एंड एंटीसीरा इज टेकन फ्रॉम एनिमल्स। ये याद रख लीजिए। आगे क्या है कि डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव का। जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, लॉन्ग लास्टिंग, और एफिकेसी इसकी अप्रोचेस टू 100%। ये चीपर होती है और फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्टिव। और जो पैसिव होती है जिसमें हम एंटीबॉडीज़ देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और शॉर्ट टाइम, इसके मतलब उल्ट जो भी हैं वो उसके शॉर्ट कमेंट्स आती हैं। एंटीजन क्या होता है? यूजुअली प्रोटीन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर देता है। हैप्टेन क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल होता है जो एंटीजन नहीं होता, लेकिन अगर ये कैरियर प्रोटीन के साथ मिल जाए तो फिर ये एंटीजेनिक बन जाता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 8000 होता है। एंटीबॉडी क्या होती है कि ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए होती है, हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स का एक एजेंट है एंटीबॉडीज। वैक्सीन क्या है? इट इज़ ए सस्पेंशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म विच मे बी वायरस और बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिज्म ही होता है वो जिस फॉर्म में किल्ड हो, लाइव अटेन्यूएटेड जो जिस फॉर्म में। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज एक्टिव इम्यूनिटी एजेंट है, जिसमें वैक्सीनेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और ये एक्टिव इम्यूनिटी में होता है सिर्फ। इम्यूनाइजेशन क्या है? क्योंकि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में फ़र्क है कि इम्यूनाइजेशन जो है इट इज़ फॉर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बोथ, एंड इन दिस वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलेंस बोथ आर गिवन। कि वैक्सीन इसका एक पार्ट है और इसके साथ हम इम्यूनोग्लोबुलेंस एंटीबॉडीज़ भी देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो पैसिव ये ना जिस तरह एक्टिव में भी ये पार्ट प्ले करता है और पैसिव में भी, जिस तरह रेबीज़ के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है। और इनोकुलेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ओनली। इनोकुलेशन मतलब इंजेक्ट करना। तो अब ये क्या है कि पहले ये सिर्फ स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ हुई थी कि सिर्फ स्मॉल पॉक्स को जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए इनोकुलेशन कवर था। फिर ये किसी भी वैक्सीन जो पारेंटली चाहे सबकुटेनियस दें या इंट्रामस्कुलर दें तो उसके लिए हम वर्ड इनोकुलेशन यूज़ करते हैं।
अब जो क्वेश्चन है वो है हर्ड इम्यूनिटी का। अगर हमारे पास ये टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी, इसके जो एलिमेंट्स आए हुए हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल टू अ पार्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। इसमें असल में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल 100 की को पॉपुलेशन है, एग्जांपल है 100 पॉपुलेशन है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 75 या 80 तक ना इम्यूनाइज़ कर दें। हम ये नहीं होता कि हम पूरे 100 के 100 को अगर इम्यूनाइज़ करें तो फिर ही जाके वो ख़त्म होगी कोई भी डिजीज़। तो इसमें कहते हैं हम 70 to 80 तक हम इम्यूनाइज़ कर देते हैं। बाकी जो 30 रहते हैं वो फिर अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन हो भी तो फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो 70 to 80 लार्ज पोर्शन है वो हमारे पास इम्यूनाइज्ड है। तो इस वजह से कोई भी डिजीज़ आगे ट्रांसमिट के लेवल पे हम ये कंट्रोल करते हैं, ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो ये है हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं। मैकेनिज़्म क्या है कि एक डिफाइन कर देता हूँ, एवरेज नंबर ऑफ ह्यूमंस दैट बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्टेड एनिमल इज कॉल्ड केस रिप्रोडक्टिव नंबर, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। कि किसी एक पर्सन से या एक एनिमल से जितने इन्फेक्ट हो सकते हैं उसको कहते हैं केस रिप्रोडक्टिव नंबर। और अगर ये लेस देन 1 हो जाए केस रिप्रोडक्टिव नंबर, तो फिर वो कहते हैं कि पूरी जो पॉपुलेशन है वो हर्ड इम्यूनिटी में आ जाएगी। मैकेनिज़्म क्या होता है पोलियो वैक्सीन में इसका हर्ड इम्यूनिटी का, कि पोलियो वैक्सीन में जब होता है तो वो फीसिस में सिक्रीट होती है, उसकी जो वैक्सीन है ना, ये फीसिस में भी थोड़ी बहुत ना सिक्रीट होते हैं। तो जिस तरह ट्रांसमिट होते हैं कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन थ्रू फीसिस, हेपेटाइटिस लाइक, तो ये भी अगर उस रूट के थ्रू आए तो अल्टीमेटली जो जिसको हम वैक्सीन नहीं जिसको किया हुआ तो उसको भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है, जिस तरह इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एंटीजन उसका जो वो ट्रांसफ़र हो जाता है पोलियो का, फिर वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ ओनली अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ कम्युनिटी इज़ इम्यूनाइज्ड, अगर पोलियो के केस में 66% कम्युनिटी अगर इम्यूनाइज हो जाए तो पोलियो वैक्सीन में हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इसके मतलब रिजल्ट क्या आता है? डिजीज़ में भी रेडिकेटेड हो सकती है, और लाइक स्मॉल पॉक्स और हो चुकी है, और पोलियो के साथ भी ये ऐसा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी किस किस डिजीज़ में पॉसिबल या हो चुकी है? डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, मीजल्स वायरस वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन, PDM के नाम से याद रखना, पोलियो, डिप्थेरिया एंड मीजल्स। तो ये इन 3 के मतलब ना, ये 3 जो है वैक्सीन ये हर्ड इम्यूनिटी शो करते हैं। कौन सी है जो वैक्सीन शो नहीं करते? वो टेटनस वैक्सीन है। क्वेश्चन था कि एलिमेंट्स इसके क्या हैं। एलिमेंट्स में लिखा था कि ये नोट कर लीजिए, वैसे इधर ऐसा नहीं लिखा हो कि अक्रेंस ऑफ क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इन हर्ड, और दूसरा था इम्यूनाइजेशन ऑफ हर्ड, और थर्ड पे हर्ड स्ट्रक्चर। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं और एंटीसीर आते हैं। वैक्सीन हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की हैं, लाइव एटेनुएटेड हैं, किल्ड हैं, टॉक्सॉइड हैं और कंबाइंड प्रिपरेशन। जो लाइव एटेनुएटेड हैं इसमें क्या होता है कि होते हैं लाइव हैं, लेकिन वो उसके जो पैथोजेनिसिटी है ना वो नहीं होती, लेकिन जो उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। लाइक ये इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि BCG, टाइफाइड, ओरल और प्लेग। वायरल में ओरल पोलियो, येलो फीवर, मीजल्स, मम्प्स, और ये देते क्या इंट्रामस्कुलर देते हैं। उसका मोस्टली एक सिंगल डोज ही काफ़ी होता है, लेकिन पोलियो के केस में 4 डोजेज रिक्वायर होते हैं। और इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पोलियो के केस में कि क्योंकि ये लाइव होते हैं लेकिन एटेनुएटेड हैं, इसको हो सकता है कि वो विरुलेंस जो फैक्टर है वो डेवलप कर जाए, और इसको कहते हैं चाइल्ड में डेवलप वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो, कि वैक्सीन की वजह से उसको पोलियो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लीथल हो जाए तो फिर वो वैक्सीन की वजह से पोलियो हो सकता है, कि अगर वो ज़्यादा डेवास्टेटिंग बन जाए तो। इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं कि हमने ये इम्यून डेफिशिएंसी
वाले पेशेंट्स को देनी है या ना प्रेग्नेंट को देनी है। और 2 वैक्सीन अगर हों तो फिर हम डिफरेंट साइट्स पे लगाते हैं और प्रॉपरली स्टोर किया जाता है। इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन क्या है कि उनको किल किया जाता है हीट से और सबकुटेनियस या IM रूट से देते हैं। इसके एग्जांपल में टाइफाइड, कॉलरा, पर्टोसिस, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। इसके 2 to 3 डोजेज रिक्वायर होते हैं और ये नियरली ऑल डेंजरस डिजीजेज हैव किल्ड वैक्सीन्स। टॉक्सॉइड क्या है कि इसमें जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो ऑर्गेनिज्म का वो हम ले लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं फार्मालिन से ताकि उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर उसके जो एंटीजेनिसिटी है वो रिटेन रहती है, तो फिर उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। मैकेनिज़्म क्या है कि ये जो उस म्यूटी से या किसी भी इन्फेक्शन से जो टॉक्सिक म्यूटी आनी थी उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है टॉक्सॉइड्स। लाइक ये किस किस में यूज़ करते हैं, डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सॉइड। कॉम्बिनेशन में क्या है कि हम 2 या 3 या 4 वैक्सीन को हम इकट्ठा कर देते हैं, जिस तरह MMR मीजल, मम्प्स और रूबेला है, और DPT डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टाइफाइड, टेटनस है। तो ये उसके हम ना कम्बिनेशंस दे देते हैं। तो उसका ये होता है कि हमें ना मतलब अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं, हम 3-4 इकट्ठे करके एक इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं। पॉलीवेलेंट क्या है कि अगर एक वेरिएंट से ज़्यादा के खिलाफ अगर कोई वैक्सीन है, लाइक पोलियो या इन्फ्लुएंज़ा, पोलियो की भी स्ट्रेन होती हैं और इन्फ्लुएंज़ा की भी स्ट्रेन है, तो ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन कहलाती हैं। ऑटोजेनस वैक्सीन के अगर एक ही पेशेंट से लिए तो उसी को इंजेक्ट कर दी है वैक्सीन बनवा के, तो ऑटोजेनस वैक्सीन। एडजुवेंट वैक्सीन क्या होती हैं कि जो पोटेंशिएटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि हमारे पास एक अच्छा रिस्पांस है उसको पोटेंशिएट करने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर एंड ऑयल यूज़ करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के हैं IgG, IgA, IgD, IgE और IgM। तो ये हमारे पास हैं। आगे इसके फंक्शंस की आपको पता ही होने। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो प्रिपरेशन हम करते हैं उसकी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल IgG और स्पेसिफिक IgG, ह्यूमन IgG। ये इतना। और एंटीसीरा क्या है, एंटीसीरा या एंटीटॉक्सिन्स, इट इज सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज obtained फ्रॉम एन एनिमल दैट हैज़ बीन इम्यूनाइज्ड। और एंटीसीरा की एंड मोनोवेलेंट भी हो सकते हैं, पॉलीवेलेंट भी हो सकते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या चीज़ है? कोल्ड चेन इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टोरेज, उसको ट्रांसपोर्ट और इंजेक्ट करने तक एक कोल्ड चेन आती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो -2 to -8 डिग्री होता है। इसके जो कोल्ड चेन के इक्विपमेंट आए हुए हैं, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ये कोल्ड चेन है क्या और ये इसके इक्विपमेंट के नाम बस कौन कौन से हैं। तो याद रखने के लिए VCFIR के नाम से याद रख लें। V फॉर वैक्सीन कैरियर, C से कोल्ड बॉक्स और F से फ्लास्क, I से आइस पैक और R से रेफ्रिजरेटर। तो ये इसके नाम बस आपने याद रखने हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन है उसमें कोई से 4 पूछे थे, तो आप ये टोटल 5 हैं, तो कोई से 4 याद रख लें। वैक्सीन कैरियर, कोल्ड बॉक्स, फ्लास्क, आइस पैक्स और रेफ्रिजरेटर। आगे हमारे पास है शेक टेस्ट के, अगर कोई भी कोल्ड चेन में कोई भी है वैक्सीन रखी है तो उसको हमने शेक करना है। अगर टर्बिडिटी या फ्लोकुलेशन बन जाए तो फिर हमने डिस्कार्ड कर देना होता है, इसको शेक टेस्ट कहते हैं। और थॉइंग क्या होता है कि अगर कि लाइक हमने कोई भी कोल्ड चेन वाली वैक्सीन है, लाइक पोलियो वैक्सीन है, कि पोलियो वैक्सीन को जब रेफ्रिजरेटर बाहर निकला तो उसको जब लिक्विड बन जाए फिर हमने इंजेक्ट करना होता है, तो इसको कहते हैं थॉइंग। आगे हमारे पास है EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये पूछा हुआ था, उसने क्वेश्चन बताया था कि एक इदारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1974 में WHO ने बनाई है और उसमें 6 कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो उसका नाम क्या है? तो नाम उसका EPI है। ये 1974 में WHO ने स्टार्ट की थी। इसमें 6 कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने का प्रोग्राम था।
लेकिन बाद में इसमें और डिजीज़ भी ऐड कर दी गई। और ये वर्टिकल प्रोग्राम है, मतलब एक ही डायमेंशन में वर्क करता है। इसमें क्या था कि इसके डिजीज़ कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी क्वेश्चन था कि कौन कौन से इसमें डिजीज़ को कवर किया गया। तो इसमें टीबी, पोलियो, मीज़ल्स, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, निमोकोकल मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा। तो ये हैं तकरीबन 9 हैं टोटल। तो ये आपने याद रखनी है। आगे अगर आप वो टेबल एंड पे मैंने करवाना है तो उसमें अगर याद रख सकते हैं तो वो उधर आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। आगे हमारे पास है कि हमने कब एपीआई या कंट्रा इंडिकेशन इम्यूनाइजेशन क्या है कि अगर बच्चा बहुत बीमार हो या उसको एड्स हो या हाइपर सेंसिटिविटी उसने शो की हो तो फिर हम ये नहीं देते, ये पॉजिटिव कंट्रा इंडिकेशन है। अगर at 24 months या 2 years old child only DT diphtheria and tetanus is given। P जो pertussis वैक्सीन है वो उसका is not given because it causes neurological symptoms। तो आगे इसके काउंटर इंडिकेशंस ऑफ जो वैक्सीन हैं इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सम कॉमन वैक्सीन हैं जिसमें BCG DPT है। जो हमारे पास है क्वेश्चन जो है वो है BCG वैक्सीन जो है वो टीबी के लिए होती है, लाइव एटेनुएटेड होती है और जस्ट आफ्टर बर्थ सिंगल इंट्राडर्मल डोज होता है इसका और एफिकेसी इसकी 80% होती है। DPT क्या है कि वही अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसके हम DPT देते हैं, अगर 2 साल या उससे ज़्यादा हो गया तो फिर हम DT वैक्सीन देते हैं उसको। मीज़ल्स का क्वेश्चन है हुआ कि मीज़ल्स के हम एक ही इसमें था कि दूसरा डोज सेकंड डोज क्यों लगाया जाता है, तो ये है कि सेकंड डोज जो है वो 12 से 15 मंथ में होता है तो एज अ बूस्टर डोज लगाया जाता है क्योंकि जो पहले की जो है ना मीज़ल्स के फर्स्ट डोज की जो एफिकेसी है वो 85 to 95% है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें सेकंड डोज लगाना पड़ता है। तो एक इसमें था कि पहली वैक्सीन 9 मंथ में क्यों लगती है मीज़ल्स की, क्योंकि एक 9 मंथ में लगती है दूसरी 15 मंथ्स पे लगती है। तो पहली 9 मंथ में क्यों है, उसके ये कॉज है कि अगर क्योंकि जो हमारे पास मदर से उसके एंटीजेंस आते हैं वो 9 मंथ तक रहते हैं फिर डिक्लाइन करना शुरू करते हैं। तो 9 मंथ में क्या होता है कि उसके जो एंटीजेंस बन चुके हैं तो अगर हम उसको 9 मंथ से पहले दे दें फर्स्ट डोज जो है उसका तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी एंटीजन को और फिर ऐसे ही होगा जैसे उसको वैक्सीन मिली ही नहीं है। तो इसलिए हम 9 मंथ में देते हैं जब उसके डिक्लाइन करना शुरू कर जाएँ। ठीक है। आगे मेरे पास येलो फीवर का क्वेश्चन आया हुआ था कि एक अफ्रीका से बंदा आया है पाकिस्तान तो उसमें कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए थी उसको। तो येलो फीवर की वैक्सीन जो अटेनुएटेड 17D स्ट्रेन है ऑफ येलो फीवर तो वो उसको लगनी थी और सिंगल डोज ये होती है और 6 to 10 ईयर इसकी इम्यूनिटी होती है। और कब लगती है, जब या तो पाकिस्तान से बंदा कोई येलो फीवर एरिया में जाए या येलो फीवर एरिया लाइक अफ्रीका से पाकिस्तान को वापस आ रहे तो दोनों केसेस में उसको येलो फीवर की वैक्सीन लगती है जो कि 17D स्ट्रेन है। और अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको हम 6 डेज़ के लिए क्वारंटीन करते हैं। आगे हमारे पास था टेटनस टॉक्साइड। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ कि टेटनस टॉक्साइड का एक तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसमें क्या स्केड्यूल है और एक जो इन्फेंट है उसमें इसका क्या स्केड्यूल है। तो जो टॉक्साइड टेटनस टॉक्साइड है ये प्रेगनेंसी और टू ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज दिया जाता है बच्चों में भी। अगर अनइम्यूनाइज प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 2 डोजेज़ लगते हैं। पहला डोज जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1/2 ml इंट्रामस्कुलर लगता है और जो सेकंड डोज है वो एटलीस्ट 1 मंथ लेटर लगता है पहले के। पहला जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद और दूसरा जो है वो उसके 1 महीना बाद।
ये स्केड्यूल था हमारे पास जो प्रेग्नेंट वुमेन का, जो अनइम्यूनाइज्ड। और जो क्वेश्चन जो असल में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो है कि चाइल्ड बीयरिंग एज है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें हमारे साथ क्या स्केड्यूल है। तो इसमें हमारे पास 5 डोजेज़ लगती हैं। फर्स्ट डोज जो है वो किसी टाइम भी लग सकती है, सेकंड डोज जो है वो 1 माह बाद पहले के, थर्ड जो है वो 6 माह बाद जो दूसरी के, और फिर 1 साल के बाद, और फिर 1 साल के बाद। ये इस तरह 5 होती हैं। पहले किसी भी वक्त, दूसरी 1611 के नाम से याद रख लें, पहली 1 माह बाद मतलब पहली के, और जो आगे 6 माह बाद, फिर 1 साल बाद और 1 साल बाद। तो ये इसके 5 डोजेज इसकी बनती हैं। जो इसका बाकी था ना क्वेश्चन, ये इन्फेंट्स में या चाइल्ड में, चिल्ड्रन में क्या है, तो पहले जो 6 वीक्स पे लगती है DPT-1, दूसरी DPT-2 जो है वो 10 वीक्स पे, DPT-3 जो है वो 14 वीक्स पे लगती है, और बूस्टर डोज जो है वो 20 से 23 मंथ में लगता है। तो ये इसका चाइल्ड में इसका जो स्केड्यूल है, तो ये याद रख लीजिएगा। हाँ, आगे हमारे पास है MMR, मीजल मम्प्स एंड रूबेला। तो इसका ये क्या चीज़, ये क्या है कि इट इज़ गिवन एट 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज, 1/2 ml सबकुटेनियस और इंटरमस्कुलर और लाइव वैक्सीन है। इसको जो क्वेश्चन था वो मम्प्स का था कि मम्प्स का क्या स्केड्यूल होता है। तो MMR का इकट्ठा स्केड्यूल है 12 से 15 मंथ में लगता है, 1/2 ml इंटरमस्कुलर जो सबकुटेनियस और लाइव वैक्सीन है। तो ये याद रख लीजिए, मार्क कर लीजिएगा। पोलियो वैक्सीन का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पोलियो वैक्सीन अगर एक बच्चे को पोलियो हो गया है तो क्या फिर उसको दोबारा पोलियो वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर था कि अगर किसी को पोलियो हो गया या पैरालिसिस हो भी गया तो फिर भी उसको पोलियो वैक्सीन लगानी है। वजह क्या है, क्योंकि इसकी 3 स्ट्रेन होती हैं पोलियो की, टाइप 1, 2 और 3। तो अब किस स्ट्रेन की वजह से पोलियो हुआ है वो हमें नहीं बताता, इसलिए हम तीनों के खिलाफ जो हमारे पास जो स्केड्यूल है वो पोलियो वैक्सीन का कंप्लीट करवाते हैं, ताकि ये अगर एक के साथ स्ट्रेन के साथ हुआ है, वायरस की वजह से मसला हुआ है, तो बाकी 2 की वजह से दोबारा ना हो जाए। तो हम उसको कवर करने के लिए हम पोलियो वैक्सीन लगाते हैं। 2 प्रिपरेशन होती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, OPV एंड IPV। जो OPV है इसको ओरली दिया जाता है, इसको सेबिन कहते हैं, और IPV को पारेंटली दिया जाता है, उसको साल कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन इसी का आया था पार्ट के तौर पे कि कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन इन पाकिस्तान में ओरल पोलियो वैक्सीन की क्यों फेलियर के कॉजेज़ क्या हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए, मार्क भी कर लीजिए। रिलेटेड टू वैक्सीन रिलेटेड मतलब उसकी प्रिपरेशन या फॉल्टी स्टोरेज या कंटेमिनेशन है। रिलेटेड टू चाइल्ड, कोई इम्यूनोसप्रेस्ड है या कोई इन्फेक्शन उसको एक्टिव है। रिलेटेड टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई फाल्टी टेक्निक या उसे बच्चे ने बाहर फेंक दी है जब उसको पहले अटैम्प्ट पे। तो रिलेटेड टू चाइल्ड, मदर हो सकते हैं, मतलब मदर को पता नहीं होता कि ये करवानी हमने नहीं करवानी, या कोई एजुकेशन नहीं है, अनअवेयरनेस है। रिलेटेड टू इम्यूनाइजिंग स्टाफ हो सकती है कि या तो प्रॉपरली उन्होंने ट्रेन नहीं है या केयरलेस स्टाफ है। रिलेटिंग टू हेल्थ सेक्टर के कोई इतनी मैनेजमेंट उनके पास नहीं है या कोई प्रोवाइड नहीं कर सकते, या लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कि कम्युनिटी आगे उनको रिस्पॉन्स सही नहीं दे रही। तो ये टोटल 7 हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिलेटिंग टू वैक्सीन, रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू मदर, रिलेटेड टू इम्यूनाइजिंग स्टाफ, रिलेटिंग टू हेल्थ सेक्टर, और लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये अपने कॉजेज याद रखने हैं इसके। क्वेश्चन आगे, स्ट्रेटजीज़ जो थी, स्ट्रेटजीज़ फॉर पोलियो इरेडिकेशन, ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है कि ये लिखा नहीं हुआ लेकिन आप लिख लें साथ इसके स्ट्रेटजीज़ कौन सी पोलियो इरेडिकेशन की। एक तो हमारे पास कंडक्ट पोलियो इम्यूनाइजिंग डेज एवरी ईयर, नेक्स्ट है रूटीन इम्यूनाइजेशन, उसके बाद मोनीटर OPV कवरेज, रैपिड केस इन्वेस्टिगेशंस, एवरेज फॉलो अप एट 60 डेज, और आउटब्रेक सेंट्रल टीम होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजीज ऑफ पोलियो इरेडिकेशन है।
आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हेपेटाइटिस बी का आया हुआ है वैक्सीनेशन का। तो कि हेपेटाइटिस बी में जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे की जाती है, उसकी डोजेस क्या हैं, या प्रोफाइलैक्सिस में अगर कोई प्रिक हो गया किसी से डॉक्टर से तो उसको हम प्रोफाइलैक्सिस कैसे देंगे। तो इसकी दो तरह से हम दे सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी की दो तरह से हो सकती है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि विद इन 7 डेज करनी होती है एक्सपोजर के, और अडल्ट्स के लिए 1 ml इंट्रामस्कुलर एट 0, 1 एंड 6 मंथ। तो ये इसका पैटर्न है। और जो इन्फेंट के लिए कि हाफ ऑफ द अडल्ट डोज ये उसके लगानी है, और सेम उसी का पैटर्न चलना है 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। और जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, और डोज उसकी क्या है 0.05 to 0.07 ml पर kg। तो ये क्वेश्चन था, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, या आप वैसे इधर भी ऊपर भी लिखा हुआ है कि डोज में कितनी कितनी है अडल्ट में और इन्फेंट में। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है हुआ है इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेड फॉर पाकिस्तानी ट्रैवलिंग फॉर हज। ये इसका कौन कौन से, एक मैंडेटरी होती हैं और कुछ ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं। मैंडेटरी में हमारे पास मेनिंजोकोकल वैक्सीन है मेनिंजाइटिस के खिलाफ, फ्लू वैक्सीन है और पोलियो वैक्सीन है। तो ये तीन है, तीनों के तीनों अपने नाम याद रखने हैं। मेनिंजोकोकल वैक्सीन ये मैंडेटरी है, फ्लू वैक्सीन भी मैंडेटरी है और पोलियो वैक्सीन भी होनी चाहिए। जो मेनिंजोकोकल है वो 2 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको देनी चाहिए, जो और अडल्ट्स जो हैं। और ये इसका जो होता है 10 दिन से 3 साल के दरमियान होना चाहिए, ना 10 दिन से कम ना 3 साल से ज़्यादा इसका जो सर्टिफिकेट है। और जो फ्लू वैक्सीन है और 6 मंथ से ऊपर जो बच्चे हैं उनको लगनी होती है 2 डोजेज़ 1 मंथ के अंदर इंटरवल से। पोलियो वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज एटलीस्ट होनी चाहिए उसका। ऑप्शनल किस हज के लिए कौन कौन से चाहिए होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, टेटनस और निमोनिया। तो ये 4 हैं, तो ये अपने नाम याद रखने हैं। आगे हमारे पास है वॉयल क्या होता है, एम्प्यूल और डिल्यूएंट्स क्या होते हैं। वॉयल क्या होता है, एक कंटेनर समझ लें कि इट इज़ मोर देन 1 डोजेज ऑफ वैक्सीन को रखने के लिए एक वॉयल होता है, और ये इट इज़ यूज फॉर मैस वैक्सीनेशन फॉर पोलियो बेसिकली। एम्प्यूल क्या होता है, एक सिंगल डोज जिसमें हमारे पास एम्प्यूल्स हमारे पास जिस तरह इंजेक्शन फॉर्म में एम्प्यूल्स होते हैं, तो सिंगल डोज इसमें होता है। टेटनस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए होता है। डिल्यूएंट्स क्या है कि डिल्यूएंट्स आर यूज फॉर फ्रीज्ड वैक्सीन्स। 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल सलाइन और डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन ऐसा इधर लिखा नहीं हुआ है, जो पास पेपर में आया हुआ वो है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो उन्होंने बताया हुआ था और कहा था कि 5 मेथड्स टू असेस हेल्थ केयर सर्विसेज यूटिलाइजेशन रेट। तो उसमें मुझे 4 मिले हैं फ़िलहाल। तो मेथड्स क्या हैं हेल्थ केयर को असेस करने, यूटिलाइजेशन रेट को असेस करने के लिए कि सही हेल्थ केयर सर्विसेज यूटिलाइज हो रही हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं, एक तो फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन प्रोपोर्शन एंड API, दूसरा फैमिली प्लानिंग यूजेज रेट, नंबर 3 पे बेड ऑक्यूपेंसी रेट, और 4 पे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एट हॉस्पिटल। तो ये नोट कर लीजिए। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है बॉक्स बना हुआ है, जो है एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। बहुत दफ़ा आया हुआ है, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मतलब अल्टरनेट आ ही जाता होता है। तो इसमें जो स्केड्यूल है वो है एट बर्थ जो वैक्सीन लगती हैं, एट 6 वीक, आगे 10 वीक्स पे लगती हैं, 14 पे, और फिर 9 मंथ्स और 15 मंथ्स, और फिर बूस्टर डोज लगता है 20 से 23 मंथ में। तो जो बर्थ पे वैक्सीन हैं वो हमारे पास पोलियो और BCG लगती है, ये 2 चीज़ें हैं। जो 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक्स, इनका सेम ही सीक्वेंस होता है। PPP से याद रख लें, पोलियो, पेंटावेलेंट और न्यूमोकोकल। दोबारा रिपीट करता हूँ, पोलियो, पेंटावेलेंट और न्यूमोकोकल। आगे इनके क्या है 1,
और 3 के हिसाब से। पोलियो 1 6 वीक में पोलियो 1 पेंटावेलेंट 1 न्यूमोकोकल 1, 10 वीक्स में पोलियो 2 पेंटावेलेंट 2 और न्यूमोकोकल 2। इसी तरह 14 वीक्स में पोलियो 3 पेंटावेलेंट 3 और न्यूमोकोकल 3, मतलब तीसरा उसका जो डोज है। तो ये 6, 10 और 14 पे ये सेम सीक्वेंस है, ट्रिपल पी से याद रख लें। जो 9 मंथ्स और 15 मंथ्स पे ये मीज़ल्स के लगते हैं, मीज़ल 1, 2, और जो बूस्टर हैं वो डीपीटी और पोलियो लगता है 20 और 23 मंथ्स में। तो ये याद रख लें। अब जो हमारे पास 6 वीक में है वो निमोकोपी ट्रिपल पी से पोलियो पेंटावेलेंट और निमोकोकल। तो उसमें क्या क्या डीपीटी, डिप्थीरिया परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी साथ आनी होती हैं उसके साथ पेंटावेलेंट 1 के साथ। तो ये इसके साथ हमारे पास ये वैक्सीन्स हैं। आगे इनका जो डोज है अगर वो याद रखना है तो वो पोलियो में हमेशा 2 ड्रॉप्स, क्योंकि ये ओरल वैक्सीन है, ओरल दी जाती है जिस तरह पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं ना, तो ये 2 ड्रॉप्स होते हैं। और बाकी जो भी हैं उनका मोस्टली जो है वो 1/2 ml होता है। जो भी वैक्सीन्स हैं उनका 1/2 ml, मीज़ल्स है जो भी है उनका 1/2 ml मोस्टली हम जो सिवाय BCG का ये है कि 0.1 ml अबव 1 मंथ और 0.0 ml बिलो 1 मंथ, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकियों का 1/2 ml। जो पोलियो हमारे पास है वो ओरली है, बाकी जो BCG है वो इंट्राडर्मली, जो राइट डेल्टॉइड में जिसका हमारे पास स्कार भी होता है BCG का, ये TB के लिए होती है, इसका स्कार भी होता है, तो ये इंट्राडर्मल देते हैं राइट डेल्टॉइड पे। ये मोस्टली हर का ये एक उधर मार्क होता है, तो ये आपको वैसे ही याद होगी। तो ये इंट्राडर्मल, बाकी जो है मोस्टली इंट्रामस्कुलर हैं सिवाय मीज़ल्स के। मीज़ल्स सबकुटेनियस, ठीक है। बाकी साइट की बात करें तो जो पोलियो है वो तो ओरली देते हैं, जहाँ भी पोलियो आएगा ओरली है। जो BCG है ये राइट डेल्टॉइड पे है, और जो मीज़ल्स हैं वो लेफ्ट डेल्टॉइड पे है। BCG और मीज़ल्स डेल्टॉइड्स पे। और जो हमारे पास पेंटावेलेंट है DPT, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, वो एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई, और जो न्यूमोकोकल है वो लेफ्ट थाई पे होता है, ठीक है। बाकी यही है इसके ना साइट्स, क्योंकि ये साथ में पूछते भी हैं डोज साइट कौन सी है। अब टाइप की बात करें तो मोस्टली इसमें इनमें ना लाइव है, सिवाय जो न्यूमोकोकल है ना, न्यूमोकोकल रिकम्बिनेंट है, जहाँ भी न्यूमोकोकल है वहाँ पे रिकम्बिनेंट है। और बाकी लाइव वैक्सीन हैं जहाँ भी इधर है ना, जो पोलियो भी लाइव वैक्सीन है, BCG लाइव है वैक्सीन है, तो उसके अलावा जो मीज़ल्स हैं वो भी लाइव वैक्सीन हैं। तो ये टेबल अच्छे से कीजिएगा, कोशिश तो मैंने की कि जितना आसानी से हो सके। बर्थ पे पोलियो BCG 6, 10 और 14 वीक्स में ट्रिपल पी पोलियो निमोकोकल पेंटावेलेंट, और जो 9th और 15 मंथ में मीज़ल 1, 2 और बूस्टर डोज DPT का और पोलियो का लगता है। तो उसके आगे मैंने कोशिश की कि सिंपल रखा जाए। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।